अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम हैं आपके राइटर एथरीब अफसल और आप देख रहे हैं उर्दू नावल प्लेटफॉर्म को। हम रवायती जुमले नहीं बोलेंगे इसके आगे। आप लोगों का आपका काम पता है। एंड और सुनाएं, कैसे जा रही है आप लोगों की ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम होता है, हाय हेलो का भी होता है। एंड मस्त दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट क्लास में किया करें। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी रवायती जुमलों में आ रहे हैं, तो नावल स्टार्ट करते हैं जो कि है वहशत दिल। एंड रहीला खानज़ादी ने इसे लिखा है एंड बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है वो, हम खुद उनके फ़ैन हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। आई होप कि आप इंजॉय करें। अगर आप लोगों को वर्डिंग का इशू आ रहा है तो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि वो आप लोगों ने कैसे क्लियर करना है। एंड स्टार्ट लेते हैं, चलो बात तेज हो रहे हैं। ऑल राइटर्स ऑफ उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट। वहशत दिल, इस कलम रहीला खान, किस्त नंबर 1। परी उठो यार, जाना नहीं है क्या? देर हो रही है हमें, और तुम हो के रोज़ चीख चीख कर उठाना पड़ता है। पूरा हॉस्टल सुनता है मेरी आवाज़ें कि मोहतरमा परी बेगम को जगाया जा रहा है। पलवशा उठकर अपने बालों का जूड़ा बनाती साथ साथ परी को उठाने की तकदोबी जारी रखी हुई थी। ओहो, चुप करके सो जाओ, सुबह तो होने दो, रेडियो ऑन कर देती हो। परी करवट बदलकर फिर से सोने लगी। शुक्र करो रेडियो पास है जो कि बर वक्त उठा देता है। उठो, अब कोई सवाल जवाब नहीं। वो पिलो ज़ोर से इसकी जानिब फेंक कर वाशरूम बंद होगी। भाड़ में जाओ तुम कमीनी औरत, परी गुस्से से चीखी। तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी बेबी, पलवेशा की आवाज़ आई थी और परी मुट्ठियाँ भींच कर रह गई, जो इसकी नींद खराब करके अब खुद गुनगुना रही थी। दुनिया की टॉप 10 अमीर तरीन मुल्कों में शामिल नार्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो शहर में कई एकड़ अराजी के वसी और इस रकबे पर फैला सुल्तान पैलेस पूरी आबोताब से चमकता हुआ ज़मीन के सीने पर तन कर खड़ा किसी बादशाह के किले की तरह दूर से ही धमकता नज़र आता था, जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती और अपनी चमक से महबूद कर देता था। लोग कई देर तक इसकी खूबसूरती में खोकर सुल्तान पैलेस में बसने वाले शख्स पर रश्क करते। सुल्तान पैलेस और इसमें बसने वाली शख्सियत को कौन नहीं जानता था। जितना खूबसूरत वो शख्स था, इसकी चीज़ें भी इसकी तरह ही शानदार थी। सुल्तान पैलेस का ब्लैक कलर का बहुत बड़ा सा रिमोट कंट्रोल गेट था, जो कि स्पेशल इंजीनियर से बनवाया गया था। गेट के बाहर ही नेम प्लेट लगी थी, जिस पर नॉर्वेजियन और बड़े बड़े उर्दू ज़ुबान में बड़े बड़े हरूफ से सुल्तान पैलेस लिखा हुआ था। जिस तरह पैलेस बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इससे भी बढ़कर था। गेट अबूर करते ही वसी और रीज लॉन शुरू हो जाता था, जिसमें दुनिया के नायाब फूल थे जो मुख्तलिफ मुल्कों से मंगवाए गए थे। लॉन के वस्त में बना फव्वारा, इसके इर्द गिर्द पर फैलाए टहलते मोर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा बना तालाब जिसके नीले पानी में बतखें तैर रही थी। लॉन के वस्त में तवील राह दीदी थी, जो कि मुख्तलिफ किस्म की टाइलों से बनी थी। आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो रही थी। दाएं तरफ सुल्तान वाला था और बाएं जानिब पैलेस था। वाला और पैलेस की बिल्डिंग एक जैसी थी और दोनों बिल्डिंग साथ जुड़ी थी, जिससे किसी बादशाही किले का गुमान होता था। पैलेस में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ आग के पीछे लाइन में खड़ी थी। सुल्तान वाला में पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद था, जिसमें दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर इस वक्त एक बड़े से रूम में वेंटिलेटर पर पड़े वजूद का मायना करके रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। इसी कमरे में इज़्तिराबी कैफियत में खड़ा, विंडो की जानिब रुख किए, ब्लैक 3 पीस में लंबा चौड़ा वर्जिशी जिस्म वाला अल्तमश असीद सुल्तान डॉक्टर की जानिब देखे बगैर इनके जवाब का मुंतज़िर खड़ा था। मिस्टर सुल्तान, वो तेज़ी से पलटा था कि बेचैनी साफ आया थी। कमरे में मौजूद डॉक्टर और नर्सेज ने इसकी फुर्ती देखी थी, पर हमेशा की तरह नज़रें इसके वजीहा चेहरे पर जम सी गई थी। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, चौड़े बाजू, सुरख और सफ़ेद रंगत, गहरी नीली आँखों के वस्त में छाया हल्का ब्लू कलर, जैसे नीले पानी पर तैरता सनफ्लावर। इस पर घनी पलकें, मगरूर नाक, हल्की हल्की बियर्ड, घनी मूँछों तले गुलाबी लब, विविस्त किए खूबसूरत और एटीट्यूड से भरे नकूश लिए वह संजीदगी से इनके बोलने का मुंतज़िर था, जो सरतापा इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे। इसके चेहरे के नकूश, जो कि हमा वक्त तने रहते थे, इतने खूबसूरत थे कि रब ने बड़ी फुर्सत से इसे बनाया था। सबसे बढ़कर इसकी आंखें थीं, जो कशिश से भरपूर मकनातीसी हैसियत रखती थी।
हुसन अल्तमश असीयत सुल्तान पर आकर ख़त्म हो जाता था। वो शख्स जितना खूबसूरत था, किस्मत ने इतना ही बुरा खेल खेला था। बोले डॉक्टर। इसकी रौबदार गंभीर बेचैनी झलकती आवाज़ गूंजी। आपकी सिस्टर की तबीयत बहुत पहले से बिगड़ रही है। डॉक्टर पाकिस्तानी था, इसलिए उर्दू बोल रहा था, जबकि बाकी सब खामोश खड़े थे। असीयत सुल्तान का सांस रुक सा गया था। दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। चेहरे पर एक साया सा लहराया था। इसने में कान की अंदाज में गर्दन घुमाकर मशीनों में जकड़ी अपनी शहजादी को देखा और फिर डॉक्टर को। यकदम इसकी आंखों में नागवारियत छाई थी और चेहरे के तासरात हद पथरीले हुए थे। आपको किस लिए बुलाया गया है यहाँ? अंदाज खालिस्तन दो टोक था। इलाज करने के लिए। डॉक्टर अपने माथे पर आया पसीना साफ करते बोला। वो खबती था, क्या पता इसे पीटना ही ना शुरू कर दे। यही सोच आते ही डॉक्टर के पसीने छूट के। तो इलाज शुरू करें, पर एक बात याद रखें आप, मेरी आपी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, वरना कोहराम मचा दूंगा आपके घरों में। इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। ओशन ब्लोरी आंखों वाला समुंदर को अपनी आंखों की लपेट में लिए इस पर सितम आंखों में पड़े सुरख डोरे वहशत भरी दिल को मुट्ठी में जकड़ लेने वाली सरसराती आवाज़ में धारा था कि वहाँ मौजूद सब नफूस सहम गए थे। वो अपनी सुनाकर पलटा और नहायत अकीदत पर बोसा वेंटिलेटर पर कोमा में पड़ी वजूद की पेशानी पर सबत किया। जल्दी ठीक हो जाएं, आपका सुल्तान मर रहा है, इसे ज़रूरत है आपकी। इसने ज़बत से भारी आवाज़ में सरगोशी की और अपना बर्फीला हाथ इसके सर पर रखा। इसके वजूद में कोई झिनबिश ना हुई, पर वो अपने शहजादे की सरगोशी में छुपी बेबसी अच्छे से जानती थी। इसके बाएं आंख से आंसू निकलकर बालों में जज़ब हो गया। वो पीछे हुआ और डॉक्टर को देखा, जिसकी आंखें हैरत की जाती से फैल चुकी थी कि वो अल्तमश असीयत सुल्तान की आंखों को देखकर खौफजदा हो गया था, जो पूरी सुरख हो चुकी थी। लाल आंखों की वस्त में चमकता नीला नगीना, शायद गुस्से की वजह से इसकी आंखें यूँ हो जाती थीं। अल्तमश डॉक्टर को देख कर मगरूर चाल चलता दरवाजे तक पहुंचा। योर टाइम स्टार्ट नाउ। वो लम्हा भर को रुका और बगैर पलटे इनको वक्त का एहसास दिलाता तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। एहतिशाम लगारी ऑफिस में बैठा किसी ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ था जब इसका ख़ास मातहत फ़ोन लेकर आया। एहतिशाम लगारी मुस्कुरा दिया। जानता था फ़ोन पर हस्ती कौन है। किसी को भी इजाज़त ना थी कि वो मीटिंग के दौरान कदम भी अंदर रखे, पर इनकी बेटी फ़ोन पर ही इनके मुलाजमिन को घुमा कर रख देती और ऐसी ऐसी धमकियाँ देती कि वो बेचारे फ़ोन लेकर दौड़े चले आते। अर्शमा अक्सर मीटिंग के दौरान ही लगारी साहब को फ़ोन करती और एहतिशाम लगारी गुस्सा होने के बजाय मुस्कुरा देते। वो जानते थे अर्शमा जानबूझकर सिर्फ तंग करने के लिए ऐसा करती है। अभी वो एक्सक्यूज़ करते उठा और मीटिंग रूम से मलहका रूम में आया। बाबा, स्पीकर से चहकती आवाज़ गूंजी। यस माय डॉल, मैं वापस आ रही हूँ। इसने पुख्ता अज़म से कहा कि एहतिशाम लगारी के चेहरे पर परेशानी झलक पड़ी थी। खबरदार डॉल, अगर ऐसा सोचा भी तो कुछ अरसा वहीं रहो जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़का वाकई मर चुका है। एहतिशाम लगारी गुस्से से बोला। बाबा, आपको कितनी बार कहा है कि इसका मेरे सामने जिक्र मत किया करें। वो कातिल मर चुका होगा, अब इसका नाम लेकर मुझे इसकी याद मत दिलाया करें। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है और अब मैं इसकी वजह से अपने घर से दूर नहीं रहूँगी। पहले इसकी वजह से बहुत साल मैंने घर से बाहर गुजारे हैं। अर्शमा दो टोक अंदाज में बोली थी, जबकि प्राइम मिनिस्टर एहतिशाम लगारी का जहन इसके लफ्ज़ वापस आने पर उलझा गया था। अर्शमा, इसने पुकारा। नो डैड, अब और नहीं, कब तक मैं छुप कर रहूँगी? कहते वो कॉल बंद कर चुकी थी, जबकि एहतिशाम लगारी परेशान सा कुर्सी पर ठेसा गया था। वो अपने कमरे में मलछका सा अंधेरा किए रॉकिंग चेयर पर बैठा, जबकि ओशन ब्लू आइज़ मूंदी हुई थी। इसका खास मातहत हाथ बांधे पास खड़ा था। वो डॉक्टर की खबर का इंतज़ार कर रहा था। इसके अंदर एक एहतिशाल बरपा दिलो दिमाग में जंग छिड़ चुकी थी। दिमाग की रगें फूली हुई थी। पिछले 4 घंटे से वो इसी जगह इसी तरह बैठा पल पल खुद को मरता और जिंदा होता महसूस करता। दिल से दुआ निकल रही थी, जबकि लब साकित थे। इसने न जाने कितने घंटों से बूंद पानी भी अपने हलक से ना गुजारी। वह इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला था कि कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर ने नवीद सुनाई कि अब स्टेबल कंडीशन में है। अल्तमुश का दिल सजदा रेस हुआ था। डैलन, तुम जाओ। वो नॉर्वेजियन ज़ुबान में डीलन को हुक्म देता आहिस्ता आवाज़ में बोला। डैलन सर हिलाता कमरे से निकल गया। अल्तमश असीयत सुल्तान को रोशनी पसंद नहीं थी, जबकि इसका दिल
اندر سے ویران، بنجر اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو باہر کی روشنی کیسے پسند آ سکتی تھی؟ التمش اٹھا اور رفتہ رفتہ ڈریسنگ روم کی جانب آیا۔ التمش سفید شلوار قمیض کا نکال کر واش روم بند ہو گیا۔ اس کا سارا کام ڈیلن کرتا تھا۔ ملازمہ کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس کے کسی کام کو بھی ہاتھ لگائے اور نہ ہی ڈیلن کرنے دیتا تھا۔ التمش اسید سلطان کچھ دیر میں فریش ہو کر باہر آیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ سرخ و سفید شہزادہ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے کبرڈ سے سفید ٹوپی نکالی اور جائے نماز بچھا کر نوافل کی نیت باندھے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ نظریں جھکائے، سر جھکائے، پوری دلجمی سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کی آپ ہی میں التمش کی جان بستی تھی۔ اس کی آپ ہی اس کے لیے ساری دنیا تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی آپ ہی کی صحت یابی کی دعائیں مانگتا تھا، اور آج بھی اس کے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا۔ جیسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ وہ محض چند دنوں کے مہمان ہیں، پر یہ معجزہ ہی تھا کہ اتنے سال بھی زندہ تھی، اور اس میں التمش اسید سلطان کی دعاؤں کا اثر تھا۔ پر امتحان ابھی باقی تھا جس میں التمش کو آزمایا جا رہا تھا، لیکن اس امید تھی کہ وہ اس امتحان کو پار کر کے رہے گا، اور اس میں اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ بے شک جس نے ڈالا ہے مدد بھی وہی کرے گا۔ اسے امید تھی، یقین کامل تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی، بس وہ دن بھی جلد آنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹا، پھر دوسرا، تیسرا، اور پھر آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے رونا بہت پسند تھا۔ وہ روتا تھا بے تحاشا، مگر کچھ کہے بس ہاتھ اٹھائے لب بست ہوتے، وہ آنکھوں سے اشک رواں ہوتے۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا، اس کے لب نہیں ہلتے تھے۔ جب وہ جائے نماز پر ہوتا تو اس کا دل کپا جاتا تھا، آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، نہ لب ہلتے۔ خاموش ہاتھ اٹھائے سر جھکائے بیٹھا ہوتا، پر اس کا دل اللہ سے بولتا، اس کا دل ہم کلام ہوتا، اور ابھی بھی تو دل ہی بول رہا تھا۔ اسے ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی تھی۔ اپنی محرم، اپنی شریک حیات کے سامنے اس کا کردار بد کردار ٹھہرایا گیا تھا، اسے رسوا کیا گیا تھا، اور پھر اس کی بیوی کو اس سے چھین لیا گیا، اسے دور کر دیا گیا جسے وہ بچپن سے عشق کرنے لگا تھا، جب تو اسے محبت، عشق کا علم تک نہیں تھا۔ وہ بچہ ان جذبوں کو بغیر نام دیے بس اپنی چھوٹی سی بیوی کا خیال رکھتا، جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت ذمہ داری تھی اس کی۔ اسی کے سامنے اس کا کردار تباہ کر کے دور، بہت دور کر دیا تھا، اور اس کی آپ ہی اس کا کیا قصور تھا؟ اللہ تو اپنے بندے کے دل کو ہر بات جانتا ہے، کیسے نہ جانتا التمش اسید سلطان کتنی تکلیف میں ہے، اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑا اور کیا کچھ کرنا پڑے گا، پر یہ اس کا امتحان تھا۔ اللہ نے اس کی ہمت دیکھنا تھا، اس کا صبر دیکھنا تھا، اور بے شک امتحان میں وہ اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے۔ التمش آنسوں سے تر چہرہ لیے اٹھا اور جائے نماز کو لپیٹ کر اس کی جگہ رکھ کر ریک سے قرآن پاک اٹھا کر اسے سینے سے لگائے بیڈ پر آیا اور پوری توجہ سے تلاوت پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ڈیلن سرور سی آنکھیں موند گیا اور دروازے سے سر ٹکائے تلاوت سننے لگا۔ بیٹا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کو روتے ہوئے سے رہا نہیں گیا، اس لیے پوچھ لیا۔ گل خان نے بیک مرر سے اپنی مالکن کو روتا دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں چچا، بس ایسے دل کیا، نائلہ آنسو صاف کرتے بولی اور جلدی سے آنسو صاف کیے۔ چچا آپ کا کوئی جاننے والا لڑکا ہے جو ارشما کی عمر کا ہو یا اس سے تھوڑا بڑا ہو، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہے، اس کی حفاظت کرے؟ نائلہ نے ڈرائیور سے کہا جو ان کا بہت پرانا ملازم تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جو وہ سوچ رہی ہو یا جیسی اس کو دھمکی دی ہے کہیں وہ سچ نہ ہو جائے، اس کی حفاظت ضروری تھی۔ ہمارا نظر میں کوئی نہیں جو بی بی کی حفاظت کر سکے، پر ہمارا بیٹا ہے جو ارشما بی بی سے تھوڑا بڑا ہے، گل خان نے سوچ کر جواب دیا۔ کیا چچا آپ کا بیٹا؟ نائلہ اپنی سیٹ سے صحیح ہو کر بیٹھتی حیرانی سے بولی۔ جی ہمارا بیٹا بہت منتوں مرادوں سے اللہ سے لیا ہے، ادھیر عمر کا گل خان خوشی سے بولا۔ چاچا آپ اس کو یہاں لے آؤ، آپ سے وہ ارشما کے ساتھ اسکول جائے گا، اس کا خیال رکھے گا، اس کی فیس سب کچھ میں دیکھ لوں گی۔ نائلہ کچھ سوچ کر حتمی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم کل لے آئے گا۔ گل خان نے سر فوراً سے ہلایا تھا۔ سو گائز ایپیسوڈ ختم ہو گئی، جاری ہے، رائٹر نے لکھا ہی نہیں، سو ہم بھی دھیان سے پڑھتے جا رہے تھے۔ یہ فرسٹ ایپیسوڈ تھی جس میں کافی زیادہ سنجیدگی تھی،
इंट्रोडक्शन था, कुछ अच्छे से आप लोगों को भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन चला आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एपिसोड आगे जाती जाएंगी आप लोगों को समझ आता जाएगा। नावल बेहद खूबसूरत होगा, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। एंड सबसे बढ़कर हम वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका कमेंट हर वीडियो पे हमारे तो हर वीडियो में होता है ना हमारे नावल के। सो हम उनका शुक्रगुजार अदा करते हैं पूरी UNP टीम की जानिब से। उन्हें बहुत सारा प्यार और हमारी यानी कि बा की जानिब से भी लॉट्स ऑफ लव। ऐसे ही हमारे साथ रहिए मानशा, एंड हंसते मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा तमाम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में।